तो फाउंडर इंडिया की खास पेशकश है जिसमें हम लगातार मार्केट्स के कुछ ऐसे बड़े दिग्गज जानकारों से बातचीत करते हैं जो कि बाजार के नर्व्स को समझते हैं, पल्स को समझते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ गुरमीत चावला जी जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं और मास्टर कैपिटल सर्विसेज के। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस समय बाजार का रिदम क्या कहता है, सेक्टोरल चर्निंग की जरूरत है कि नहीं है। जब हम अब तक के अपने सबसे बेहतरीन बुल रन से गुजर रहे हो, क्या ये बुल रन और बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला, इस सब पे चर्चा करिए। गुरमीत सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हैविंग ऑन द शो सर। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि 2 हिस्सों में मार्केट देखना चाहिए। फर्स्ट इज़ कोविड-19 के बिफोर वाला हिस्सा और कोविड-19 के बाद वाला हिस्सा। एक्चुअली कोविड-19 के बाद वाले हिस्से में मार्केट ने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया है एज़ कंपेयर टू फर्स्ट वाले हिस्से से। सर, आपको कहीं भी कोई फटीग, कोई थकान, कहीं कोई दिक्कत मार्केट के अंदर दिख रही है या फिर ये इसी तरह से और चलता रहेगा बाजार? हम 8,500 से तो एक्चुअली आप समझो कि हम 13,000 डबल तो हो ही चुके हैं। मुझे लगता है कि ये जो पहले तो धन्यवाद आपका मुझे शो पे बुलाने के लिए। और क्योंकि हम मार्केट से जुड़े हुए हैं एंड हमारी मार्केट एसेंशियल सर्विस होने की वजह से इस पीरियड में हमें लगातार बने रहने का साथ भी बना रहा और इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ भी जुड़े रहे। सो जो हमें लगता है कि the worst probably for the first 2 phases of COVID is over, जो हमारे पास है उससे हम निकल चुके हैं। और मार्केट्स ने ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, ग्लोबल एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स हैं, कॉर्पोरेट्स के एफर्ट हैं, उसको मिला के एक पॉजिटिव लिया है और इसीलिए मार्केट वहां से रिवाइव हुआ है। बट ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट तो आगे भी ठीक होने वाला है, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा बाहर से आएगा बिकॉज ऑफ द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंट्रीज, और इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा और इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला है। ऑलरेडी इस साल भी हमारे इन्फ्लक्स ज्यादा है और हमारे रिजर्व भी बढ़े हैं। जो शॉर्ट टर्म ये हो सकता है, क्योंकि अगर फिर स्पाइक बढ़ता है और लॉकडाउन की स्थिति आती है, जो कि मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद अभी ये सभी को कन्वे कर दिया है सिटीजन को भी, भाई आपको पूरा एहतियात बरतना है और अपने आप को संभालना है, बिकॉज लॉकडाउन बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें बहुत सारे लोगों को स्पेशली लोअर स्ट्रेटा में बहुत प्रॉब्लम आती है और लोगों ने उसको देख भी लिया और उसका जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एसएमईज पे और बड़ी कंपनीज पे क्या आएगा उसके बारे में। द गुड पॉइंट इज दैट इस पीरियड में एग्रो सेक्टर जो है हमारा, उसने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। रेन्स हैव बीन गुड, क्रॉप्स हैव बीन गुड, और उसके चलते हुए थोड़ी सी इनकम जो हुई रूरल सेक्टर में वो बेटर हुई। उसकी कंजम्पशन से बेसिक्स जो है वो चलने शुरू हो गए अपने। उसके साथ में जो 3 पैकेजेस अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, आत्मनिर्भर आफ्टर द आरबीआई लिक्विडिटी एफर्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी एफर्ट्स जो किए थे, उसके बाद में उस पे भी धीरे धीरे अब क्या है कि रिजल्ट्स कुछ दिखा रहे हैं। 29 लाख करोड़ का अगर 29,000 लाख करोड़ का एक अगर पैकेज हम लगाते हैं तो उसमें धीरे धीरे उसमें क्या कहाँ पे हो रहा है वो चीज उसमें आ रही है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम कोविड से बाहर आ गए या कोविड की इम्पैक्ट को हमने गेज कर लिया और जो नुकसान हुआ है वो डाइजेस्ट हो गया है। बट यस, इस पीरियड में जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं मार्केट के और जो फॉलोअर्स हैं वो अलग हो गए। लीडरशिप पोजीशन विद लो लेवरेज वो बहुत आगे चले जाएंगे शेयर, वो सेक्टर भी उठ सकते हैं। और जहां पे वो लेवरेज ज्यादा है और मार्केट पोजीशन उनकी मार्केट शेयर पहले ही कम था, वहां पे वहां उन कंपनीज को दिक्कत आ रही है। सो आई थिंक इट इज वो जो पहले हम अप्रोच करते थे, सेक्टर चूज करेंगे कौन सा सेक्टर बढ़ेगा और कौन सा सेक्टर नहीं बढ़ेगा। अभी हमें देखना है कि कौन सी कंपनीज अच्छी है और उनकी इस समय हमें सर्विसेज की क्या जरूरत है और लोगों की डिमांड में वो कहाँ फॉलो कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज मोर ऑफ द बॉटम अप अप्रोच, नॉट की टॉप बॉटम अप्रोच, जिसपे अभी मार्केट का देखना भी है। और हाँ, एक चीज जो थोड़ा बहुत कंसर्न दिखता था बीच में जब बाजार चल भी रहा था, उसमें ये सब कह रहे थे कि मार्केट थोड़ा ओवर हीटेड है। खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उनको नहीं ऐसा लगता है कि इकोनॉमी एंड द मार्केट आर इंटरकनेक्टेड, अभी उनको थोड़ा डाइवर्जन दिखता है। आपको नहीं लगता कि मार्केट का जो रिएक्शन है वो ओवर हीटेड है? दैट मींस जो 2 क्वार्टर्स में आना चाहिए था वो एक ही क्वार्टर में आ गया।
अब आप ऑटो सेल्स के नंबर से ठीक है आप एक्साइटेड थे, लेकिन रियल एस्टेट के नंबर नहीं आए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो बैंकिंग को पिछले 6 साल से ठीक करना चाहती है वो अभी भी नहीं हो रही है। तो आपको थोड़ा ओवरहीटेड मार्केट लग रहा है कि या फिर आपको लग रहा है कि मार्केट इज अ किंग, तो मार्केट जो कह रहा है वैसा ही मानना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा ओवरहीट तो मार्केट है, बिकॉज थोड़ा सा अगर स्लो रिबाउंड आता तो ज्यादा अच्छा रहता, और ये अभी क्योंकि क्विक आया है, इससे थोड़ा ओवरहीट तो मार्केट है इस समय। उसका रीजन भी यही है कि बाहर पैसा आ रहा है और यहाँ लिक्विडिटी है, और हमारे पास भी जो सेविंग्स हैं बहुत सारे लोगों की, क्योंकि उनको लोअर ऑफ इंटरेस्ट जब नजर आ रहा है तो लोग इनडायरेक्टली मार्केट्स में थ्रू म्यूचुअल फंड रूट लगा रहे हैं पैसा, तो वो पैसा भी मार्केट में आ रहा है। तो हाँ, सेकेंड इज दैट जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ शेयर जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो क्योंकि पेपर कम है, विड्थ नहीं है, इसकी वजह से वो इंडेक्स बढ़ जाता है, और इंडेक्स बढ़ने से मुझे लगता है कि एकदम तेजी आए। अभी इनफैक्ट अच्छी एसएमईज जो हैं और मिड कैप कंपनीज हैं जो, उनमें जहां पे उन्होंने मैनेजमेंट्स ने अच्छे से इसको गेज कर लिया है और अपनी लेवरेज को वो कंट्रोल करके चल रहे हैं और अपनी मार्केट पोजीशन बढ़ा रहे हैं, वहां पे लगता है ज्यादा ग्रोथ होने वाली है अभी। मे बी द फ्रंट रनर्स जो बढ़ गए उसके बाद में वो थोड़ा सा वहां पे रुकेंगे, मे बी सम डाउनवर्ड करेक्शन भी आ सकती है। देखिए, ये जो पीरियड था अक्टूबर एंड से नवंबर एंड, दिस इज ऑल्सो पीरियड जब तक यूएस इलेक्शंस का क्लैरिटी नहीं होती हमारे, अभी वो क्लैरिटी नहीं हुई है। अगर वन साइडेड होता और हाउस में भी डेमोक्रेट्स आते तो शायद वहां पे टैक्स कट लगते और मार्केट फिर गिरती। अगर वहां पे अभी ये अनसर्टेनिटी है और वो पॉलिसी डिसीजंस क्लियर कट नहीं हो रहे वहां पे क्या होंगे, तो टैक्स के कट्स नहीं आएंगे, इसकी वजह से भी बाजार थोड़ा सा रिबाउंड कर गया। तो आई थिंक वो फैक्टर भी बीच में है, वो क्लैरिटी आने के बाद शायद बाजार थोड़ा और नीचे जा सकता है। मिस्टर शर्मा, ये 2-3 चीजें थी। मार्केट्स कुछ ट्रिगर पे भी चलता है, जैसे आप कह रहे थे कि पहले यूएस मार्केट्स का ट्रिगर था, तो मिस्टर बाइडेन की काफी हद तक क्लियर हो गई, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गए। सेकंड था कि चाइना के साथ कैसे विवाद होगा। अब ट्रम्प तो चले गए, तो ये तो मान के चल रहे हैं कि जो विवाद होगा वो कम ही होगा, बढ़ने से रहा, क्योंकि मिस्टर बाइडेन थोड़े सुलझे हुए लगते हैं इस मामले को लेकर। थर्ड था बिहार इलेक्शन, वो कंप्लीट हो चुके हैं, गवर्नमेंट के फेवर में आ गए। नेक्स्ट था कोविड से कैसे लड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि सरकार से ज्यादा तो कंपनीज की अपनी मैनेजमेंट ने अच्छी से लड़ाई की है। मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ने तो सरेंडर कर दिया था लास्ट में कि ठीक है अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि अब कंपनीज ने किया। ये सारे इवेंट तो निकल गए, अब किस इवेंट को हम देखेंगे, बाजार किस इवेंट को अप्रोच कर रहा है? अभी देखिए, हाँ, मैं समझता हूँ कि जो जो हमारा प्री अक्टूबर तक का मार्केट है या लोगों का ऑर्डर बुक है या उनकी सेल्स है, वो मैं कुछ हद तक मोमेंटम ऑर्डर्स या मोमेंटम इकोनॉमी मानता हूँ उसको। दैट मीन्स जो प्री कोविड उनके ऑर्डर्स थे, जो उनके पास आ रहे थे या उनकी प्लानिंग थी या कैपेसिटी थी जो इन पाइपलाइन, उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं। उसके बाद में अभी हम क्या डिसीजन ले रहे हैं और कितना कैपेक्स में लगा रहे हैं या हम ऑपरेशन में और कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो कंपनीज की क्या डिसीजन होते हैं, वो अभी हमारे सामने आने बाकी। जो चैलेंजेस हैं इंटरनली, जो स्ट्रेस है, क्योंकि हमने बहुत सारा अमाउंट एज पर अमाउंट ऑफ जीडीपी लिक्विडिटी में नहीं खर्चा, हमने बहुत सारा करेंसी प्रिंट करके नहीं बांटी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया है। तो जो पेन है, जो डैमेज हुआ है बिटवीन से अप्रैल टू जुलाई और अगस्त, जिसमें लोगों का बहुत कुछ बिक गया, उनकी ईएमआईज डिफॉल्ट हो गई, उनको बर्डन्स आने शुरू हो गए, जॉब चले गए, माइग्रेशन करके लोग वापस चले गए, वो वापस आने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या उन लोगों को रिहेबिलिटेट इमोशनली करने का बहुत बड़ा वो है। सेकेंड इज कि हर मार्केट हैज चेंज्ड, द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैव चेंज्ड, कंज्यूमर बिहेवियर हैज चेंज्ड, राइट, उनकी एक्सपेक्टेशन हैव चेंज्ड। तो एक तो उनके स्पेंडिंग कहाँ होगी, और सेकेंडली वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में क्या देखते हैं अभी उसके ऊपर। तो ये जो चर्निंग हो रही है, इसमें जो मैनेजमेंट इसको ठीक से हैंडल कर पाएगी, समझ पाएगी, फ्रंट रन कर पाएगी, वही आगे आने वाली है। दूसरी मैनेजमेंट्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो वो अभी हमें देखना बाकी है कि बहुत सारी कंपनी जिनके लेवरेज ज्यादा है और वो इस डिस्ट्रप्शन को ऑपरेशनली भी नहीं हैंडल कर पाए और चैलेंज को नहीं ले पाए और फ्यूचरिस्टिक यहाँ से नहीं अपॉर्चुनिटी को गेज कर पाए, वो लोग फॉल लेंगे, इसमें काफी नीचे गिरने वाले। ठीक है मिस्टर शर्मा, एक चीज मार्केट के अंदर और नोटिस होती है चर्निंग की, लीडरशिप कौन लेगा। पहले रिलायंस ने लीडरशिप ली, उसके बाद फिर बैंकिंग स्टॉक्स ने आके लीडरशिप ले ली, बीच में आईटी ने भी अपना रोल प्ले किया। ये लीडरशिप किसके पास रहने वाली है, चर्निंग क्या होगी,
ये चर्निंग अभी बैंकिंग के पास है, ये किसके नहीं पास नहीं, जैसे मैंने कहा कि सेक्टर की डोमिनेंस थोड़ी कम समझिए, और इंडिविजुअल कंपनीज माई आउटस्मार्ट द सेक्टर आल्सो, राइट। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं अभी थोड़ा सा वेट फाइनेंशियल्स का कम होगा हल्का सा, बट जो हमारी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज है इनका थोड़ा बढ़ेगा, जैसे लोगों को पैसा आना शुरू हुआ तो स्पेंडिंग वहां बढ़ेगी, तो वो हमें लगता है कि बढ़ने वाले हैं। और वो हम कुछ हद तक टू व्हीलर सेक्टर में देख भी रहे हैं कि ऑर्डर बुक बढ़ रही है। और कम्युनिकेशन सर्विसेज में एक दो कंपनी भी, भारती वन इंडेक्स जो बढ़ सकता है। बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो HDFC एंड SBI का जो है वो थोड़ा वेटेज हर जगह बढ़ रहा है। पीपल स्टिल बिलीव इन द स्टोरी कि आगे बढ़ने वाले, मे बी ICICI इज नेक्स्ट। हेल्थ केयर में डेफिनेटली 4-5 महीने और बूम आया और वेटेज काफी बढ़ गई थी। अब हेल्थ केयर में थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा पहले से, अभी भी होल्ड करके रखेंगे अपना सेक्टोरल पोजीशन, और उसके अंदर कुछ कंपनी लाइक सन फार्मा दे कैन डू स्टिल मच बेटर देन व्हाट दे हैव डन सो फार। ऐसे ही अगर हम देखें कि अब जो कि अनाउंस हुए हैं पैकेजेस, उसके चलते हुए कुछ हमारी यूटिलिटीज और जो हमारे इंडस्ट्रियल्स हैं उसमें भी कुछ ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि ऑर्डर बुक्स खुलने शुरू हो गई। जैसे L&T काफी अनाउंस कर रहा है कि उनके ये भी ऑर्डर आए, ये भी ऑर्डर आए, डिलीवरी चालू। सो वो ये सब चीज आई थिंक ये जो हम बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, चाहे हम डिस्क्रिशनरी में बजाज ऑटो देखें, हेवल्स, M&M देखें, या बैंकिंग में HDFC, SBI, ICICI, या इनको देखें, L&T को देखें, एशियन पेंट्स को, ये अपने में एक लीडर्स हैं। इन्होंने ये चीजें सब संभाल ली हैं और ये आगे भी संभाल पाएंगे। जो कंपनी नहीं संभाल पाएंगी वो उस सेक्टर में चाहे होंगी भी, सेक्टर अपॉर्चुनिटी को भी प्रॉपर से वो टैप नहीं कर पाएंगे। मिस्टर सरला, एक चीज और मार्केट के अंदर चल रही है कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए बहुत सारी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। वो चाहे मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो उनको पैसे की दिक्कत है, सैलरीज तक की दिक्कत है, वो कैसे भी करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सेक्टर्स के अभी दिन फिर सकते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना सर इंडिया के अंदर, कि जैसे आप डिसइन्वेस्टमेंट का वर्ड सुनते हैं मार्केट के अंदर, और शेयर धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सरकार हिस्सेदारी बेच रही है तो वैल्यूएशन तो अच्छी लगने से ही रही, और ये कई कंपनीज का पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है। तो इस पूरे अच्छा नहीं रहा, आप ठीक कह रहे हैं, बट अगर सरकार की मजबूरी है कि उनको पैसा चाहिए और वो एसेट्स उनको बेचने पड़ेंगे तो वो बेचने पड़ेंगे। तो एसेट्स बहुत सारे बार क्या हो रहा है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ से वो इंस्टीट्यूशनल पार्किंग हो रही है उन शेयर्स की, अगर रिटेल में नहीं बट रहे हैं। और रोटेशन ऑफ फंड्स, पहले अगर गवर्नमेंट सोचे भी हम सब्सिडीज और प्रिंसिपल में कुछ कर लें, एक सेक्टर को दूसरे में कंसोलिडेशन, वो तो उसको रियल डेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। वो एक फिगर्स देने वाली बात है। अब रियल इन्वेस्टमेंट उनको करनी है, उनको पैसा चाहिए। पैसा या तो फिर हम ओवरसीज बोरो करें जो डॉलर डिनोमिनेशन में होगा, इस अनसर्टेनिटी में करेंगे नहीं करेंगे, हमने नहीं किया है। 2 बार FM ने उसके बारे में जिक्र किया, पर अभी हमने उसमें नहीं किया। तो आई थिंक ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के पास, और ये एसेट्स हैं, इनको बंडल करके कैसे बेचा जाए, किस प्राइसिंग पे बेचा जाए, वही एक मूड पॉइंट है। तो सर कोई ऐसी कंपनी जिसकी आपको लग रहा है कि फेयर वैल्यूएशन लगाई जा सकती है, लग सकती है? उसमें एक IRCTC का नाम बहुत जोर से आता है कि हाँ, IRCTC को शायद सरकार थोड़े अच्छे रेट पे रखे। कोई भी ऐसी सरकारी कंपनी जिसमें सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान हो और वो रेट अच्छे मिल जाए, या मिल सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी हो मिलने की? हाँ, जैसे हमने ये बोला, IRCTC का बताया आपने, या हम कुछ उधर देख रहे थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी देख रहे थे। उसमें आएंगे जो लोगों के पास चांस पड़े हैं। अगर अब लोगों की बात कर रहे हो, अच्छे शेयर मिलने की बात कर रहे हो, तो NSE का स्टॉक दिख रहे हैं। ऐसे कुछ गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, और तो आई थिंक कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने को। ठीक है। अच्छा सर, एक पॉइंट मेरे को और आपसे पता करना था कि जिनके पास भी टोटल इन्वेस्टमेंट कोविड या कोविड के आसपास के समय पर ली गई है, क्या उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 60%, 70% अकॉर्डिंग टू देयर पोर्टफोलियोज, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स? क्या 50-60% का प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, या फिर अभी भी उनको ग्रोथ स्टोरी के साथ ही चलते रहना चाहिए जिनका पोस्ट कोविड इन्वेस्टमेंट है? पोस्ट लॉकडाउन, एक्चुअली मैं बोलूंगा, पोस्ट कोविड क्या, पोस्ट लॉकडाउन।
हाँ जी, पोस्ट लॉकडाउन में अगर उन्होंने उस स्टोरी को समझ के लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो उनको उसको होल्ड ही करना चाहिए। उसके उसमें इवन करेक्शन हाँ जी, लॉकडाउन के बाद की इन्वेस्टमेंट जो है, अगर उन्होंने उसको बहुत डिटेल स्टडी करके एडवाइस लेके लिया है, देन दे शुड बिलीव द स्टोरी बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि अगर आज एनालिस्ट को देख रहा है तो वो ये सब चीज़ देख रहा है कि ये आने वाली 1.5-2 साल में और डिसरप्शंस आ सकती हैं वेदर दिस मनी मनी कैन होल्ड। अगर उन्होंने आउटलुक ही 6 महीने का रखा तो देन डेफिनिटली दे शुड बुक द प्रॉफिट्स एंड मूव ऑन। अगर पहले आपका ऑब्जेक्टिव था टू होल्ड फॉर लॉन्ग एंड ओनली पिक दोज़ उन्हीं को लेना है जो लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ बिकॉज़ बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे उनको उस समय, तो उनको होल्ड करना चाहिए। एंड पार्शियल बुक प्रॉफिट बुकिंग तब करना चाहिए अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए करना है। और वो अब करना चाहिए। जैसे भी आप आगे जाते हैं आपको बिकॉज़ अभी इस स्टेज में हमने एज़ अ प्रैक्टिस जो हमारा ग्रुप का है, इसमें आउटलुक चेंज किया हमने और एक गोल फाइनेंशियल गोल प्लानिंग और पोर्टफोलियो रिविजिटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत हमने डील किया अपने पूरे टीम में और वो अपने क्लाइंट से अपने पार्टनर सबसे बात कर रहे हैं उसके बारे में। बिकॉज़ आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक इन्वेस्टमेंट किस पर्पज़ के लिए अपने फाइनेंशियल गोल के लिए कर रहे हैं। वेदर इट इज़ फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, वेदर इट इज़ फॉर योर मैरिज और बच्चों की मैरिज, अपने हाउस के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए। और आप उसको क्यों करके और कैसे और उसका बैलेंस कैसे बना के रखेंगे और आपकी उसके अराउंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे है और आपने उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है कि नहीं किया आपने। आई थिंक एक तो ये होता है कि आपने एक शेयर लिया उसमें बढ़ गया और आप निकल गए, पर आपकी एक आउटलुक नहीं है, आपका एक प्लानिंग नहीं है। तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं और रियल यू नो द इन्फ्लेशन इज हायर, तो ये अनसर्टेनिटीज बढ़ने वाली है, डिसेप्शन बढ़ने वाली है और सभी फैमिलीज ने ये रियलाइज कर लिया कि अगर आज एक कोविड पेशेंट घर में होता है तो 10-15 लाख चाहिए और बहुत सारी फैमिली की वजह 15 लाख नहीं होता है। सो वहां कैसे लाएंगे? सो ये सर्टेनिटीज अनसर्टेनिटीज तो आगे बढ़ने वाली है हमें लग रहा है। तो इसके चलते बैलेंस पोर्टफोलियो ग्रोथ एंड यू नो टुवर्ड्स ग्रोथ देखते हुए और डाइवर्सिफाई करते हुए वो अप्रोच लेके करना चाहिए। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया मिस्टर चावला, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप आपसे वापस से जल्दी मुलाकात फिर से होगी। कुछ अच्छे स्टॉक्स, अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ आपसे हम फिर से बातचीत करने वाले हैं और फिर म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग में हम आपसे थोड़ा बहुत और बातचीत करेंगे जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चावला, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।